बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट 4 हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। देखिए मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग जो है ये हम लोगों ने जैसे एलिमेंट 3 काफ़ी लेंदी था वैसे ही एलिमेंट 4 भी काफ़ी लेंदी है, लेकिन एलिमेंट 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकलिटी की तरफ इशारा करते हुए हैं। सो आज जो हम एलिमेंट देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं इन्वेस्टिगेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में भी डाला है कि एलिमेंट 4 हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग और मेजरिंग के हम लोगों ने 4 हिस्से किए थे, एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग, जिसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो डाला, वो बहुत अप्रिशिएट हुआ। और उसके साथ में हम लोगों ने बोनस वीडियो भी डाला जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिए, लेकिन हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, उसके बारे में चर्चा करी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो भी कुछ इसी तरह से है, दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स। ये जो एलिमेंट है इसके अंदर भी काफी सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में काम आती हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन है तो मैं इसके अंदर ज्यादा तो एलिमेंट्स नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसका भी एक बोनस वीडियो ऐड करूं। आइए देखते हैं कि हम लोग इंसिडेंट इन्वेस्टिगेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स, ये यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं। साथ साथ में अगला जो वीडियो होगा वो होगा हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग के ऊपर, एंड लास्ट हम लोग लेंगे रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। तो जो हमारा एलिमेंट है आज, विच इज इन्वेस्टिगेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले हैं उसके बारे में एक हाईलाइट मैं आपको बता देता हूँ। So basically investigating, reporting, recording and reporting incidents, investigating, recording and reporting incidents, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है जब हम लोग बात करते हैं कि भी किसी भी तरह के, अगर किसी भी फैसिलिटी के अगर कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उसके अंदर उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना, इन्वेस्टिगेट करना, रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर भी 5 हिस्से हैं। जैसे सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, टाइप ऑफ इंसिडेंट, बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एंड फाइनली रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट ऑन टू एक्सटर्नल एजेंसीज। अब जब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, सो इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑल द इंसिडेंट्स थॉरोली टू अ ग्रेट डेप्थ एंड डिटेल्स, बट जो कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, बट ऑल इंसिडेंट्स शुड बी एग्जामिन्ड फॉर अ पोटेंशियल टू डिसाइड वेदर a more detailed and thorough investigation is required. So basically किसी भी तरह के इंसिडेंट होने के पश्चात आप ये डिसाइड करिए कि इसके अंदर क्या हमें इन डेप्थ जाने की जरूरत है, क्या अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है या इंसिडेंट हुआ है इससे और भीषण कुछ और हो सकता था। सो जब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी की, जो हम लोगों ने पिछली बार देखा, सो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी निकालते हैं तो जब हमारी प्रोबेबिलिटी भले कम हो लेकिन अगर सीवियरिटी अगर हाई है तो हमें डेफिनेटली इस तरह के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब जब हम लोग बोलते हैं कि रीजंस फॉर इन्वेस्टिगेशंस, सो हमें कारण देना बहुत जरूरी है कि भी आप क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। सो ये जो कारण है, हम लोग ये कारण बहुत प्रिसाइज और बहुत ब्रीफ लेंगे। कारण किस तरह से होते हैं, तो सबसे पहले आता है रीजंस फॉर इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट। सो रीजंस आर फर्स्ट टू आइडेंटिफाई इमीडिएट एंड रूट कॉज। हमें क्या करना है कि भाई इमीडिएटली अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन क्या थी जिसकी वजह से ये चीज हुआ, और उसका रूट कॉज मतलब इसका अंडरलाइनिंग रूट कॉज क्या है। अंडरलाइनिंग रूट कॉज का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम ढूंढ लें। नो, इट इज नॉट अबाउट द ब्लेम गेम, इट इज अबाउट कि इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो, उसके लिए हम जो प्रोविजंस करते हैं वो आते हैं, दिस कम्स अंडर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमीडिएट एंड रूट कॉजेस। करेक्ट। इसके बाद में आता है टू आइडेंटिफाई करेक्टिव एक्शंस टू प्रिवेंट
रीअकरेंस। अब नेचुरली जब आप ऐसी चीजें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई आप ये चीजें अगर इतने स्टेप्स अगर हम लोगों ने ले लिए तो ये चीज दोबारा नहीं होगी, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई अ करेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट रीअकरेंस, दोबारा ना हो उसके लिए। थर्ड पार्ट आता है रिकॉर्ड द फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट। रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स का मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी भी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हर आदमी की परफेक्ट मेमोरी नहीं होती, हर किसी को एकदम परफेक्टली सारी चीजें याद नहीं रहती, पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रहेगी, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। और लोगों के एक आदमी से दूसरे आदमी में जब आप बात करेंगे तो ओपिनियन या परसेप्शन जो है वो डिफर करता है। सो दैट्स वाई मेमोरीज, क्योंकि लोगों की अलग अलग तरीके से काम करती हैं, तो उसके बेसिस पे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो इंसिडेंट के जो फैक्ट्स हैं, उसे आप डॉक्यूमेंट करिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आज आपको वो नजरिया नजर ना आ रहा हो, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप इसको रेफर करेंगे तो कुछ एक नया नजरिया उसके अंदर से निकल के आ सकता है। इसके बाद में चौथा कारण है लीगल रीजन। अब लीगल रीजन नेचुरली अब दैट इज नोन टू ऑल दैट लीगल रीजन आजकल हर कोई प्रेफर करता है या फेवर करता है। सो ये जो चौथा जो कारण है लीगल रीजन, ये हर कोई जानना चाहता है, यार लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास नहीं आनी चाहिए, लीगल रिपोर्टिंग उनको देनी है, सब लोगों को पहुंचानी है। सो इट इज ऑलरेडी जो भी इम्प्लीकेशन होते हैं वो लीगल कंप्लायंस में आ जाते हैं। इसके बाद में आता है क्लेम मैनेजमेंट। अब नेचुरली जब हम लोग लीगल रीजंस की बात कर रहे थे तो लीगल रीजंस के बाद में आता है क्लेम्स। अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो नेचुरली हम ये चाहेंगे कि नुकसान की भरपाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस में हो। अब इंश्योरेंस क्या करता है, आपको क्लेम्स देता है, तो क्लेम मैनेजमेंट आया। इसके बाद में आता है स्टाफ का मोरल। जब आपने ये देख लिया कि भाई कोई इंसिडेंट हुआ है, अब किसी भी नॉन इन्वेस्टिगेटिव एक्सीडेंट्स जब होते हैं, सो लोगों का जो मॉरल है वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त को या आपका जो बर्ताव रहा होगा उसके चलते, या दोस्त अपने किसी यार दोस्त को अगर या कलीग को जो आपके साथ में काम कर रहे हैं उनको जब चोट लगती है तो नेचुरली आपका मोरल डाउन होता है। सो स्टाफ के मोरल के लिए जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि नहीं देखो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज के क्यों हुआ ये, और हम चाहते हैं कि ये दोबारा ना हो, तो लोगों को ऐसा लगता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगती है कि यस ये कंपनी जो है ये हमारे बारे में सोचती है और ये अपनी ना सिर्फ अपनी लायबिलिटीज बट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझते हुए आगे काम करना चाहती है। सो दिस कम्स अंडर द 6th पॉइंट, दैट इज द स्टाफ मोरल। इसके बाद में आता है 7th पॉइंट एंड दैट इज टू एनेबल रिस्क असेसमेंट टू रिव्यू द अपडेट्स। सो बेसिकली किसी भी इंसिडेंट्स को जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी निकलेगी। सो रिस्क असेसमेंट के अंदर इसी तरह की डेफिशिएंसीज जो हम लोगों ने एसेस करी हैं कि भाई ये डेफिशिएंसीज हैं, इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, या दिस इज नॉट एडिक्वेट, सो एडिक्वेसी अगर निकाला गया है, सो एडिक्वेट उसको एडिक्वेट बनाने के लिए आगे स्टेप्स लिए जाते हैं। 8वां पॉइंट आता है फॉर डिसिप्लिनरी पर्पस। देखिए हम लोगों का पर्पस जो है एक्सीडेंट या इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का, ये ब्लेमिंग नहीं होना चाहिए। जब हम किसी को ब्लेम करते हैं तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है किसी भी सेफ्टी कल्चर को डेवलप करने के लिए। लेकिन जब हम लोग डिसिप्लिन बेस पे या बिहेवियरल बेस पे जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं, सो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस जो है लोगों के अंदर आना चाहिए, या लोगों को उसकी सिंसेरिटी समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये बोलेंगे कि भी अगली बार, अभी तो हम लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये इस वजह से हुआ, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि ये दोबारा हो। तो अगली बार अगर आप इस तरह से काम करते हुए पाए गए तो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर हो सकता है। सो दिस इज व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ द डिसिप्लिनरी पर्पस। इसके बाद में आता है डेटा गैदरिंग पर्पस। अब डेटा जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो काफी हद तक हमें अपने फर्दर इम्प्रूवमेंट्स या ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री के काम में आता है, ताकि हम लोग कंट्रीब्यूट कर सके कि भी हम लोग परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस कर सकते हैं, या किस तरह से हम लोग ये जो डिस्क्रिपेंसी थी या यहाँ पे जो एरर्स थे इसको एरर्स को मिटिगेट करते हुए आगे बढ़े। सो ये है कोर 9 रीजंस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। आइए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ इंसिडेंट्स। सो टाइप ऑफ इंसिडेंट्स जो हैं वो होते हैं, सबसे पहला जो है उसके अंदर आता है एक्सीडेंट। अब ये बहुत बड़ा शब्द है एक्सीडेंट। जब हम लोग एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, अरे भाई एक्सीडेंट, ओहो एक्सीडेंट मतलब नुकसान।
पर एक्चुअली एक्सीडेंट की दो सब डिविजन्स होती हैं। एक होता है इंजरी एक्सीडेंट और एक होता है डैमेज ओनली एक्सीडेंट। जैसे इंजरी एक्सीडेंट क्या होता है? एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट which led to a personal injury of some sort, so that is injury accident। और जब हम लोग बात करते हैं डैमेज ओनली एक्सीडेंट, सो दैट मीन्स एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट which led to the damage of equipment or property। सो एक्सीडेंट्स के अंदर भी दो कैटेगरी हैं, एक है इंजरी एक्सीडेंट्स, आईए हुआ है या डीओए हुआ। तो कई बार ये जो शब्द आते हैं इनसे कंफ्यूज मत होइए, इन शब्दों को समझिए। सो आईए मतलब इंसिडेंट इंजरी एक्सीडेंट हुआ है और डीओए मतलब डैमेज ओनली एक्सीडेंट। सो कई बार ये शॉर्ट फॉर्म्स या एक्रोनिम्स यूज करते हैं। सो एक्सीडेंट्स को भी क्लासिफाई किया गया है, या कई इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एक्सीडेंट्स को भी क्लासिफाई कर देती है कि भाई ये दो सब डिविजन्स हैं। तो अब हम लोग जो किसी भी अनप्लान्ड एक्सीडेंट या इवेंट एक्सीडेंट के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे। वो अच्छा नहीं लगता बोलना कि इंजरी हुई है या डैमेज हुआ है ऐसा करके। सो डीओए एंड आईए ये एक्रोनिम्स हैं जो यूज करते हैं। इसके बाद में आता है नियर मिस। अब नियर मिस जो है ये एक्चुअली डेटा कैप्चर करना किसी भी तरह के इंडस्ट्री में या बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि नियर मिस जो है वो ज्यादातर लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ हुआ नहीं ना, चूक हो गई, कोई बात नहीं, कौन रिपोर्ट करेगा। लेकिन जब हम लोगों ने हेनरिच थियरी और काफी सारे बड़े बड़े एनालिसिस या एनालिटिकल डेटाबेस को चेक किया, सो हमें पता चला कि भी नियर मिस एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है, आप लोगों को बताइए कि अगर आपका ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो यू नीड रेस्ट, हम लोग आपके ये प्लान कर सकते हैं। सो बेसिकली नियर मिस का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट दैट हैड अ पोटेंशियल टू लीड टू इंजरी, डैमेज और लॉस्ट बट डिड नॉट डू सो। करेक्ट? So the only thing that separates accidents and near miss is the outcome of the event। So basically near miss जो है वो सिर्फ आउटकम में बदलाव आया। इंसिडेंट तो हुआ लेकिन उसका जो आउटकम है वो कुछ अलग हुआ है, मतलब कुछ हुआ नहीं, लॉस नहीं हुआ, चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। सो दैट इज कॉल्ड नियर मिस। नियर मिस को हम लोग क्या है वो ग्राफिकली लोग काफी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई ये बच गए, आप बाल बच गए तो इसे नियर मिस बोलते हैं। यस, लेकिन बात ये है कि अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो एन इंसिडेंट। हम लोग जब तक लोगों को ये नहीं बताएंगे कि नियर मिस इज ऑल्सो एन इंसिडेंट, हुआ नहीं, उसका आउटकम बदल गया, लेकिन हो तो सकता था, आप बाल बच गए, इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट तो हुआ या इंसिडेंट तो हुआ, लेकिन उसका आउटकम जो है ना वो आपको चोट लगी, ना प्रॉपर्टी को, ना इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा, लेकिन ये हो सकता था। जब आप इस लेवल पे या इस दर्जे से आप इसको देखेंगे तब आपको नियर मिस के इंपॉर्टेंस या रिपोर्टिंग के जो इंपॉर्टेंस है वो आप फीड में अंदर डाल पाएंगे या उसको इनटेक में ले पाएंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं डेंजरस अकरेंस। अब जब डेंजरस अकरेंस की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा शब्द है रीडॉर, जो हम लोगों ने शायद मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने हाईलाइट किया था, लेकिन यूके में रिडॉर बहुत कॉमन शब्द है, RIDDOR। सो इट इज बेसिकली, उसका फुल फॉर्म है रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज, डिजीजेस एंड डेंजरस अकरेंस रेगुलेशन 2030। और फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर सर्टेन टाइप्स ऑफ इवेंट हैव बीन रिपोर्टेड एज रिलेवेंट टू द कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको मैंडेटरीली बताने पड़ते हैं। सो कैसे क्या चीजें हैं वो हम लोग क्विकली लेते हैं। सो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर 1948 के अंदर क्लासेस ऑफ डेंजरस अकरेंसेस whether or not they are attended by a personal injury or disablement, क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है bursting of a plant used for containing or supplying steam under pressure greater than atmospheric pressure। दूसरा आता है collapse or failure of crane, derrick, bridge, hoist or other appliances which used in raising and lowering the person of goods।
ये भी आपको रिपोर्ट करना है। इसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट, आता है एक्सप्लोजन, फायर, बर्स्ट आउट, लीकेज और एस्केप ऑफ मोल्टन मेटल, लिक्विड, हॉट लिक्विड और गैस, bodily injury of any person or damage to any room, place or whichever employed, fire in a room, cotton pressing factories where cotton openers is used. इसके बाद में आता है explosive of a receiver, container or storage at a pressure greater than atmospheric pressure of any gas or gases including air or any liquid or solid resulting from compression of gas. So एक पहला आया explosion of fire bursting out और दूसरा आया explosion of receiver और container, correct? और लास्ट पांचवा है collapse of any floor, गैलरी, रूफ, टनल, चिमनी, वॉल, बिल्डिंग या एनी स्ट्रक्चर। सो ये जो है ये डेंजरस ऑकरेंस में फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से आपको रिपोर्ट करने होते हैं। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें आती हैं जो और आपको रिपोर्ट करना है, वो है वर्क रिलेटेड इलनेस या हेल्थ। अब वर्क रिलेटेड इलनेस या हेल्थ जो है वो बेसिकली किस वजह से होता है, वो होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज पॉइजनिंग अगर आपको हो रही हो, या हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट्स हो, या फिजिकल या एर्गोनॉमिक हजार्ड हो, नॉइज है, या एक्सप्लोसिव हाई एक्सपोजर है, देन एर्गोनॉमिकल हजार्ड है, साइकोलॉजिकल हजार्ड भी अब क्लिनिकल डिप्रेशन जिसको कहते हैं वो भी एक पार्ट हुआ है इंक्लूड। सो दिस इज वर्क रिलेटेड इलनेस में इन्हें कैलकुलेट किया जाता है। एंड फाइनली लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब जब हम लोग लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बात करते हैं तो काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर अब लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस को अलग अलग लेवल में कैटेगराइज कर दिया गया है, स्पेसिफिकली मिनिमल, लो, मीडियम और हाई। अब मिनिमम लेवल में क्या होता है, इमीडिएट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं, या नॉन एक्सेसिव टाइम एफर्ट, जो ठीक है नॉर्मल इंजरीज हुई हैं या इंसिडेंट्स हुए हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करके ठीक है पता कर खत्म कर दिया। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आप क्या करते हैं, लाइन मैनेजर है या सुपरवाइजर्स है वो लोग देख लेते हैं। मीडियम लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स तक जा सकता है। एंड फाइनली हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट या ओवरसाइट। अब ये जो मिनिमम, लो, मीडियम और हाई जो है ये इन्वेस्टिगेशंस जो हैं ये भी कैटेगराइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज द लॉस। सो जब हम लोग रिस्क रेटिंग करते हैं तो रिस्क रेटिंग के अंदर हम लोग बताते हैं कि यार इतने तक का अगर लॉस हुआ है ना तो ये लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, इतने तक का लॉस हुआ है तो ये करेंगे, इतने तक का लॉस हुआ है तो ये करेंगे, और अगर ज्यादा लॉस हुआ है तो सीनियर मैनेजमेंट करेगा। अब बात हम लोग करने वाले हैं जो कोर बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में। सो आइए देखते हैं कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स क्या क्या है। सो बेसिकली बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स जो हैं वो 4 स्टेप में डिवाइडेड हैं। ये किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स को बहुत कारगर ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सो इसमें होता क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 में आता है गैदर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। जो भी हुआ है उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है उसको गैदर करिए, उसे कलेक्ट करिए। उसके बाद में सेकंड स्टेप में आप उसे एनालाइज करिए। तीसरे स्टेप में आप उसको ये देखिए कि भाई जो कंट्रोल्स वहां पे प्रेजेंट थे क्या उन कंट्रोल्स ने फंक्शन नहीं किया, और अब हमें क्या एडिशनल कंट्रोल्स की जरूरत है, या सूटेबल कंट्रोल मेजर्स वहां पे अब अवेलेबल है या नहीं है, या हमें करने हैं। एंड फाइनली प्लान दी रेमेडियल एक्शन। सो फाइनली आपको जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि भी ये और अगर प्रोविजन की जरूरत है तो उसे प्लान करिए। सो ये बेसिकली 4 स्टेप के अंदर बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स हैं जो हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि भी यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे अब, क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो गया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। यहाँ पे हम लोग 8 सवालों का जवाब देंगे। लेकिन जो चीजें मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, वो एक डालूंगा, काफी लोगों ने मेरे को पूछा है कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की एक चेकलिस्ट कैसी होती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे विटनेस के इंटरव्यू टेक्निक्स के ऊपर, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि हमें सर ये विटनेस इंटरव्यू कैसे होता है और क्या हम लोग इसको कर सकते हैं। सो देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट में,
और ये बेसिकली है तो 4 स्टेप। अब इसके अंदर इन 4 स्टेप को अगर आप और डिटेल में देखेंगे तो उसके बारे में जानकारी होगी। तो हो सकता है एक बोनस वीडियो जो हम लोग प्लान करेंगे उसके अंदर आपको मिलेगा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की चेकलिस्ट, और दूसरा मैं सोच रहा हूँ जो आपको ऐड अप करके दूं वो मैं दूं कंटेंट्स ऑफ अ टिपिकल इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सो ये 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि बोनस वीडियो में मैं डालूंगा। अब क्योंकि रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन सब चीज़ों की होती है, सो आइए देखते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, जैसे बैरियर्स हैं और इंसिडेंट रिपोर्टिंग एज पर फैक्ट्रीज एक्ट फॉर्म 21, 29 होते हैं। सो ये भी आपको जानकारी इसमें मिलेगी। सो आई होप आप लोगों को अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा हो। सो लाइक बटन दब गया होगा, एंड अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो के अंदर हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे और कुछ हद तक इंटरनल एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग और एक्सटर्नल के बारे में भी बात करेंगे। वो मैं बोनस वीडियो में डाल दूंगा। लेकिन आइए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स जो हैं यहाँ पे 8 सवाल हैं, बड़े इजी और बहुत ही सरल सवाल इसके अंदर आते हैं। सो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? किसी भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस क्या होता है? इसका जवाब है, द मेन पर्पस ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज टू फाइंड द कॉज विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग अ रीअकरेंस। हम लोग क्या करते हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, वी वांट टू फाइंड द फॉल्ट, कहाँ गलती हुई हमसे वो हम ढूंढना चाहते हैं। लेकिन नहीं, असल इसका जो पर्पस है वो ये है, द मेन पर्पस ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज फाइंड द कॉज विद एन इंटेंशन। हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि ये दोबारा ना हो। अगर हम लोग सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग पे करेंगे तो हम लोग फॉल्ट फाइंड करके छोड़ देते हैं, हम लोग उसके रीअकरेंस ना हो उसके लिए कोई स्टेप्स फर्दर लेते नहीं है, जिसकी वजह से इंसिडेंट्स जो है वो रिपीट होते हैं। इसके बाद में आता है, व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस? अभी जो हम लोगों ने डिस्कस करे, सो 4 स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या है? गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, second, analyze the information and draw conclusions about the immediate and root cause, third, identify suitable control measures, and fourth, plan remedial action। इसके बाद में आता है तीसरा सवाल, that is identify the categories of staff who might be considered useful member of an internal audit investigation team। सो बेसिकली कौन से स्टाफ को आप कंसिडर करेंगे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में? सो द कैटेगरी ऑफ स्टाफ हु मे बी यूजफुल in an internal investigation might include the immediate line manager of the injured person or the area where the accident took place, a member of senior management, a worker representative, a safety officer या practitioner, an engineer, a technical expert if relevant। सो जब हम लोग किसी भी तरह का इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको सबसे पहले तो चाहिए उस एरिया में जो काम करने वाला जो लाइन मैनेजर है या सुपरवाइजर है, वो जिसके अंडर में जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर जो इमीडिएट सुपरवाइजर होगा या सुपीरियर होगा उसका होना बहुत जरूरी है। सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, उसके साथ में जो काम करने वाला लेबर है वो, सेफ्टी प्रैक्टिशनर, टेक्निकल एक्सपर्ट, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट एंड सीनियर मैनेजमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव, इनका होना बहुत जरूरी होता है। सो इट इज नॉट दैट हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, हाँ भाई एक्सपर्ट को बुला लो वही बताएंगे सब कुछ, नहीं। एक्सपर्ट से ज्यादा वहाँ का जो लोकल बंदा है, जो उसका इमीडिएट सुपरवाइजर था या जो लेबर उसके साथ वहाँ पे काम करते थे, उनके साथ में आपको बात करना बहुत जरूरी है, तभी आप उसकी मनोस्थिति या मानसिकता को समझ पाएंगे। तो बहुत सारे कारण होते हैं इंसिडेंट के, और ये दोबारा ना हो तो उसके ऊपर हमें किस तरह से कारगर रूप से काम करना है, तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में आता है चौथा सवाल, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड माइट बी कंसल्टेड ड्यूरिंग द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। इसका जवाब है, आंसर इज द टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी कंसल्टेड ड्यूरिंग द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन माइट इंक्लूड ए, इन्वेस्टिगेशन एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड, रिस्क असेसमेंट,
Then third comes safe system of work permits or permit to work. चौथा है environmental measurements. पांचवा है medical records. छठा है जनरल एंड स्पेसिफिक सेफ्टी रिपोर्ट्स एनालिसिस दैट रिलेट्स टू द सर्कमस्टेंस. सातवां है ट्रेनिंग एंड अदर पर्सनल रिकॉर्ड्स. एंड आठवां है मिनट्स ऑफ सेफ्टी कमेटी मीटिंग. सी बेसिकली किसी भी तरह के इंसिडेंट या एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग ज़्यादातर ये भूल जाते हैं, अरे यार ये कौन सी रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो किसी भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले आपको इंस्पेक्शन मेंटेनेंस रिकॉर्ड चाहिए, रिस्क असेसमेंट चाहिए, परमिट चाहिए, एनवायरमेंटल मेजरमेंट्स चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए, जनरल स्पेसिफिक सेफ्टी रिपोर्ट्स या एनालिसिस उस एरिया के, या आपने हीरा डॉक्यूमेंट अगर बना के रखा है तो वो हीरा की ट्रेनिंग अगर दी है या उसके बारे में जो जानकारी आप देते हैं ट्रेनिंग लोगों को वो, और सेफ्टी कमेटी की मीटिंग के क्या इस तरह के चर्चा हम लोगों ने सेफ्टी कमेटी में पहले ली थी, ये सारी जानकारी लेते हुए. इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ इमीडिएट कॉज ऑफ एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स. इसका सिंपल जवाब है द 2 कैटेगरीज ऑफ इमीडिएट कॉज ऑफ एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट और इंसिडेंट आर अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन. सो सिंपल, बड़ा सिंपल सा जवाब है. Two categories, unsafe act and unsafe condition. So what you need to identify, unsafe act and unsafe condition. So unsafe act को आप improve करने के लिए क्या कर सकते हैं और unsafe condition को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, उस दोनों चीजों के ऊपर काम करना है. Question number 6 is an employee has been hit by a reversing vehicle in a loading bay. What are the possible immediate root cause, जो आप कर सकते हैं. So इसका जवाब ये आएगा, an employee has been hit by reversing vehicle in a loading bay. The immediate cause may include mechanical failure, faulty brake, driver failed to see pedestrian not wearing high visibility jacket, driver vision restricted by goods, human error or part of driver or pedestrian. है ना, ऑन पार्ट ऑफ किसका, पेडेस्ट्रियन और ड्राइवर, गलती दोनों की हो सकती है. इसके बाद में अदर इमीडिएट कॉज, देयर कैन बी रूट कॉज which may include inadequate maintenance procedure, inadequate lighting and driving is poor weather condition, no rule about high visibility jacket or enforced, lack of housekeeping arrangement, lack of backman या signaler, या लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस. सो ये बेसिकली आप देखिए कि भी एक इंसिडेंट के लिए हम लोगों ने जो कारण दिए, ये इतने सारे कारण हो सकते हैं. हम लोगों ने कहीं पे भी ये नहीं दिखा कि भी बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, आप उसको इम्प्रूव करिए. वीकनेस अल्टीमेटली सिस्टम की है, so system has to be improved. Question number 7 is who is usually initially responsible for reporting an accident and safety related incidents. So the person or a worker involved in the safety related incident or accident is usually initially responsible for reporting an accident and safety related incident, or if they are not able to, a colleague. In some circumstances it might be the first aider who gave the treatment or the immediate line manager. Company policy will dictate which option is the बेस्ट. सो यहाँ पे आपकी कंपनी पॉलिसी होनी चाहिए कि किससे लेंगे. एंड लास्ट सवाल, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉलोइंग अ सीरियस इंजरी एट वर्क. सो क्या एक्शंस लेने हैं वो हम लोग अभी यहाँ पे क्विकली ले लेते हैं, और इसको हम लोग बाद में डिटेल में सेकंड फेज में भी एक्सप्लेन मैं करूंगा. सो following a serious injury at work, the following action should be taken. First, make the area safe. Ensure the casualty is treated with first aid and then further medical treatment if necessary. Isolate the scene so no evidence is disturbed. Inform the victims next to kin. Notify enforcement authorities. Arrange necessary consulting or support. Set up investigation team. Collect evidence, include photographs and measurements, etc. Make statements, take statements of witnesses. Determine immediate and root cause. Report findings, making recommendations to prevent reoccurrence. Inform safety representative and issue internal information. Advise इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करें. इसके बाद में आता है implement recommendation, revise work procedures and risk assessment, and monitor the situation and review it if necessary. So ये मोटा मोटा हमारा जो एलिमेंट था यहाँ पे
इन्वेस्टिगेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट यहाँ खत्म होता है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू।